और ये तुम्हारा सामने का साइड है, वो बैक साइड है, और इस हिसाब से दो एक्सिस बना। और भी एक्सिस होते हैं, यही दो नहीं होते, और भी होते हैं, लेकिन वो हमारे काम के है नहीं, तो उसको भी इग्नोर मानो। ठीक है, हमारे काम के ये दो एक्सिस देखना था। तो हेड से एंटीरियर और लेग से पोस्टीरियर, बस इसको बेज में बिठा लो। सामने को वेंट्रल और पीछे को डोर्सल बोलते हैं, तो कल हम लोग चिल्लाते आ रहे हैं। आगे ये समझ में? ठीक है, अगर हुमस में सांस लोगे या छोड़ोगे तो उसको बोलेंगे फोर्सफुल ब्रीदिंग। और नॉर्मल ब्रीदिंग जो है ये तुमको पता भी नहीं चलता, भाई सांस कितने बार ले रहे हो तुमको पता चलता है क्या? तो तुम्हारे बॉडी का एक्टिविटीज चल रहा है, वैसे तुम्हारे सांस लेने छोड़ने का भी प्रोसेस भी जो है वो चलते जा रहा है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग हम लोग, ठीक है। फिर चलो कंटिन्यू किया जाए कल वाले क्लास को। ठीक, तो कल हम लोगों ने जो था ये तुम्हारे बायो में रेस्पिरेटरी पाथवे जो था इसको हम लोगों ने कवर किया। क्लियर? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के हम लोगों ने पहुंचा हुआ था तुम्हारे एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई तक हम लोगों ने सारे के सारे पाथवेज जो है ये कवर कर चुका है। एक चीज मैंने तुमको कल लिखवाना भूल गया था एक्चुअली में, वो डायग्राम में बस एक लेवलिंग चिपकाना। जो एल्वियोलाई हम लोगों ने लिखा हुआ था, मैंने वहां पे बेसमेंट सब्सटेंस तुमको नहीं लिख लिया रहो अभी, हालांकि उसको आगे आने वाले जब भी हम लोग गैसेज एक्सचेंज देखने वाले रहेंगे तो उसका यूज फिर है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने एल्वियोलाई का डायग्राम बनाया ही हुआ है तो उसके जगह पे एक और चिपका लो। कहां पे लिखोगे बता रहा हूं, वेट। देखो ये हम लोगों ने एल्वियोलाई बनाया, यहां से तुम्हारा आ गया था ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स ब्लड कैरी करके जाने वाला होगा। यहाँ पे तुमको सिंगल लेयर का एक सेल दिख रहा है, इसको हम लोगों ने मतलब ये सेल देखे हुए थे एक, और एक सेल ये देखे थे। क्लियर है? क्लियर है? तो ये दो सेल्स हम लोगों ने देखा हुआ था। बीच में ये जो खाली स्पेस बचा हुआ है, बीच में ये जो खाली स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे बचेगा क्या? ये जो है ये हो जाएगा बेसमेंट सब्सटेंसेस या बेसमेंट सब्सटेंस, इसको बोल रहे हैं बेसमेंट सब्सटेंस। कल ये एक लेबलिंग छूट गया था। ठीक है, बेसमेंट सब्सटेंस। तो एक ये लेबलिंग यहां पे कर लो। एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स या फिर जो कैपिलरी था वहां पे, उनके बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में प्रेजेंट होगा बेसमेंट सब्सटेंस। बहुत ही कम थिकनेस का होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा थिकनेस इसका होता नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलो, तो इस हिसाब से हम लोगों के सारे पार्ट्स हो गए तुम्हारे रेस्पिरेटरी पाथवेज के। क्लियर है इतना? ठीक, रेस्पिरेटरी पाथवे के सारे पार्ट्स कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग यहां से एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पहले लंग्स के बारे में देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये कहां होता है, कैसे होता है, फिर इसके प्रोटेक्टिव लेयर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके प्रोटेक्टिव लेयर्स देख लेंगे, ये कहां पे प्रेजेंट होगा, कैसे सिचुएटेड होगा, दो लंग्स जो है ये किस टाइप से अरेंज होकर के रहते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग इसमें से देखेंगे क्या बोलना चाहिए उसको, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसमें से तुम्हारा लंग्स के वॉल्यूम्स। क्लियर? क्या क्या टाइप के वॉल्यूम, बेसिकली 4 टाइप का वॉल्यूम देखना है, 5 टाइप का कैपेसिटी देखना है। 4 टाइप के वॉल्यूम, 5 टाइप के कैपेसिटीज। ठीक, तो आज कोशिश करते हैं कि वॉल्यूम तक कम से कम में निपटा दिया जाए। ठीक है, तो अच्छा खासा पोर्शन इस चैप्टर का तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर तो आज के लिए हेडिंग लगाओ सीधा लंग्स। क्लियर? तो बेसिकली हमारे पास एक पेयर होता है लंग्स का, मतलब दो लंग्स प्रेजेंट होने वाले रहेंगे। एक को बोलेंगे हम लोग राइट लंग, एक को बोलेंगे हम लोग लेफ्ट लंग। क्लियर? तो यहां पे अ पेयर ऑफ lungs present inside thoracic cavity. हाँ, एक और डाउट आया था भाई, ये समझो मैंने कल तुमको लिखवाया था वहां पे कि जो ब्रोंकस डिवाइड हो रहा है, जो ब्रोंकस डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स में, प्राइमरी ब्रोंकाई और प्राइमरी ब्रोंकस और प्राइमरी ब्रोंकाई में ही जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, वहां पे मैंने तुमको बताया था कि वो लेवल तुम्हारे 5th नंबर के थोरैसिक वर्टिब्रे का है। तो ध्यान दो, यहाँ पे वर्टिब्रे जो यहाँ पे तुमको पूरा वर्टिब्रल कॉलम जो दिख रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ बोन्स है भरे पड़े हैं, मतलब 33। अब देखेंगे वहीं पे जब टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो ऊपर में कुछ बोन्स आ जाएंगे, ऊपर के कुछ ग्रुप्स को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, नीचे के कुछ ग्रुप्स को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, और यहाँ पे यहां से मतलब यहां से लेकर के यहां तक का रीजन ले लो। इस रीजन में जो तुम्हारा ये बोन्स आ रहा है इसको हम लोग रिब बोन्स बोलते हैं। सारे के सारे रिब बोन्स जो है वो जिस वर्टिब्रल कॉलम के बोन से जुड़े हुए रहेंगे उन्हीं को हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं थोरैसिक वर्टिब्रे। समझ में आ गया? उसके ऊपर में कुछ बोन्स है और नीचे में भी कुछ वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स है, लेकिन हमको कौन सा देखना है, सिर्फ थोरैसिक वाले ग्रुप का। ऐसे यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 करते हुए यहाँ पे टोटल 33 आने वाले रहेंगे। ठीक है, अब यहां से करना क्या है, ये जो बोन्स है इसमें से
ऊपर के कुछ बोन्स छोड़ दो, फिर नीचे के बीच के टोटल 12, कितने 12, 12 बोन्स जो रहते हैं ये तुम्हारे थोरेसिक बोन्स होते हैं, मतलब थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम होंगे, थोरेसिक वर्टिब्रे होंगे। क्लियर? तो ये जो 12 थोरेसिक वर्टिब्रे होने वाले रहेंगे, इसके 5th नंबर पे एक, जैसे इसको अगर काउंट करो तो ऊपर के जो पार्ट्स उसको छोड़ दो, वो देखेंगे ऊपर में और कौन कौन से बोन्स आते हैं, भाई वो तुम्हारे बोन वाले चैप्टर का है, यहाँ पे मैं इंक्लूड नहीं करवा पाऊंगा। क्लियर है? तो यहाँ पे तुमको नीचे के थोरेसिक वर्टिब्रे ही देखना है, ऊपर में बोन्स अलग है, नीचे के बोन्स अलग है, थोरेसिक वर्टिब्रे, और थोरेसिक वर्टिब्रे इसी के पीछे से स्टार्ट होगा, ये हम लोग का पहला रिब बोन आ रहा होगा, तो पहला रिब बोन तुम्हारे जिस वर्टिब्रे से जुड़ा हुआ है वही तुम्हारा फर्स्ट होगा। ऐसे करते हुए जब 5th नंबर के थोरेसिक वर्टिब्रे तक पहुंचोगे, उस वाले पोजीशन से ये जो तुम्हारा ब्रोंकाई रहता है ये सेपरेट होता है। तो ये चीज अच्छे से दिमाग में बिठा करके रखे रहना, ये मत समझना कि ऊपर से 5th नहीं, थोरेसिक वर्टिब्रे का 5th नंबर वो बोन है। क्लियर है? ऊपर में और भी बोन्स होंगे, वो कौन से नंबर का बोन आएगा, क्या होगा, वो हम लोग देखेंगे जब बोन वाला हम लोग का टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? तो यहां से अ पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट इनसाइड द थोरेसिक कैविटी। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं, और एक डायग्राम, रफ टाइप का डायग्राम बनाओ, बहुत ज्यादा हैवी लेवल का बनाना है नहीं। ठीक है? ध्यान देना। क्लियर? हाँ, ऐसे ही बनाओ, ये छोटा साइज का, वो बड़े साइज का होता है, यही हम लोग के लंच का सिचुएशन होता है। हालांकि थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा बन गया है, इतना भी बड़ा नहीं बनाना है, थोड़ा सा छोटा कर लेना है, लेकिन लेंथ इसका इससे ज्यादा दिखना चाहिए। आ गया इतना समझ में? ये हो जाएंगे हमारे पेयर ऑफ लंग्स। अब होगा क्या, यहां पे आ जाएंगे सबसे पहले तो ये ब्रोंकस, ये गया। क्लियर? बीचों बीच यहां पे ये जो मैंने यहां पे डिप्रेशन बनाया हुआ है, अंदर धंसा हुआ पार्ट, बेसिकली पहले लंग्स लेबलिंग करते हुए चलो। पहले देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा, इस साइड ले रहा है ना, इस साइड में हार्ट प्रेजेंट होता है, इसको लेफ्ट लोगे तो ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट लंग। क्लियर? ये हो जाएगा तुम्हारा राइट लंग, ये क्या हो जाएगा, ट्रैकिया। क्लियर? ये हो जाएंगे तुम्हारे ब्रोंकाई। ठीक, ये हो जाएगा ब्रोंकाई। और यहां पे ये जो मैंने डिप्रेशन बनाया हुआ है, इसमें बेसिकली प्रेजेंट होता है हार्ट। थोड़ा सा डिप्रेशन रुको, अरे ऐसे ही बना डालो कुछ भी। क्लियर? ये हो गया हार्ट, इसको थोड़ा सा इनसाइड में भेज देना है बस, और यहीं से तुम्हारा आ जाएगा ये डिप्रेशन। ये क्लियर? इतना समझ में आ चुका रहेगा? तो ये बेसिकली तुम्हारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, किसके लिए, किसके लिए बोलने से, ये हो जाएगा लंग्स के लिए। अब नीचे में यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा डायफ्राम। ठीक है? डायफ्राम आ गया, ज्यादा ऊपर, ये डायफ्राम आ गया। अब बात आता है कि ये जो लंग हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये ऊपर क्यों लिए हैं, तो जाहिर सी बात है, ये साइड हो गया हम लोग का, इस साइड का जो लंग्स रहता है, इसके जस्ट नीचे में यहाँ पे तुमको मिलेगा लीवर, ये स्टमक हो जाएगा इस साइड में, यहाँ तुमको स्टमक दिखेगा, स्टमक के बाजू में इधर दिखेगा लीवर। लीवर जो रहता है ये एक्चुअली में इसको एलिवेट कर देता है, उठा देता है। ठीक है? तो ड्यू टू लीवर ये क्या हो जाएगा, इसका पोजिशन जो है ये ऊपर उठा हुआ रहेगा। क्लियर? लीवर की वजह से इसका पोजीशन जो है तुम्हारा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, ये हो जाएगा लीवर। क्लियर? यहां पे आ जाएगा स्टमक। ठीक है? ठीक है? तो ये बेसिकली तुम्हारा स्ट्रक्चर होने वाला है, जहां से यहां पे जो तुमको डिप्रेशन दिख रहा है, लेफ्ट लंग में जो तुमको डिप्रेशन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक नॉच। ये कार्डियक हो गया, कार्डियक बोलेंगे हार्ट को, और हार्ट के लिए यहाँ पे एक छोटा सा नॉच बना हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कार्डियक नॉच। तो इसको भी लेबलिंग करके लिख लेना, डिप्रेशन जो है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्डियक नॉच। ये है डिप्रेशन। क्लियर? इसको बोल रहे हैं कार्डियक नॉच।
वो जो मोबाइल में नॉच रहता है ना, बस वैसी है नॉच, मतलब कि एक थोड़ा सा जगह डिप्रेशन। ठीक, क्लियर। तो यहां से आ जाएगा ये कार्डियक नॉच, ये तुम्हारे दोनों लंग्स हो जाने वाले रहेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे एक लेबलिंग और छूटा हुआ है, इसको लिख लो डायफ्राम। डायफ्राम, क्लियर क्लियर। तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारे लंग्स के लिए स्ट्रक्चर। अब ध्यान दो, इसमें स्ट्रक्चर देखोगे तो और सारे बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, जैसे डिप्रेशन तुमको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेंगे, जो लंग्स है इसमें भी तुमको डिप्रेशन देखने के लिए मिलेंगे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फिश्योर। ठीक है, फिश्योर बोलते हैं। याद करो ब्रेन वाले चैप्टर में पिछले क्लास में सेरिब्रल फिश्योर देखे हुए थे। सेम वैसे फिश्योर का मतलब होता है डिप्रेशन, या फिर तुम्हारा ऐसा पार्ट जो उसको सेपरेट कर रहा हो। क्लियर। तो यहाँ पे भी तुम्हारे फिश्योर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे तुम्हारा एक ऑब्लिक फिश्योर प्रेजेंट रहता है, जिसको के बारे में हम लोग को नहीं देखना है, सिर्फ इतना दिमाग में बिठा लो। ऑब्लिक फिश्योर इस वाले लंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक सुपीरियर एक इंफीरियर। यहाँ पे तुमको दो फिश्योर दिखते हैं, ठीक है, एक इधर से आएगा एक नीचे से आएगा। तो बेसिकली इसको तुमको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ रहता है, एक सुपीरियर एक मिड और एक आ जाएगा इंफीरियर। तो इतना डिटेल हम लोग को नहीं आना, बस दिमाग में इतना बिठा करके रखो कि लंग्स भी जो रहते हैं तुम्हारे डिफरेंट लोब्स में, लोब्स बोलने का मतलब होता है अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा। लेफ्ट लंग दो सेक्शंस में डिवाइडेड रहता है, मतलब दो लोब्स बनेंगे इस पे, और इसमें तुम्हारे तीन लोब्स बन करके आते हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर हो जाएगा तुम्हारे लंग्स को लेकर के। जल्दी इसको ड्रॉ करो, फिर हम लोग देखेंगे कि लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। क्लियर, जल्दी ड्रॉ करो इसको फटाफट, पूरा ड्रॉ करो, इतना ही लिखना है लंग्स के बारे में, ज्यादा और लिखना ही नहीं है इसमें, जल्दी करो। हाँ, ये लेंथ वॉइस अगर अगर इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये शॉर्टर होता है और वाइडर होता है, ठीक है, मतलब ये फैला भाई, ये इसको पचका दिया है ऊपर की तरफ, तो सोच सकते हो कि इस साइड का जो लंग्स होने वाला रहेगा वो फैल जाएगा इस टाइप से, और लेंथ उसका कम हो जाएगा। तो ये शॉर्टर होता है, और कैसे होगा तुम्हारा, वाइडर होगा एज कंपेयर टू दिस लंग। ठीक है, तो इसको लिख लेना इसमें शॉर्टर एंड वाइडर। देन लेफ्ट लंग, ठीक है, शॉर्टर एंड वाइडर देन लेफ्ट लंग। हो गया, अच्छा डन डन, गुड, वेरी गुड। तो ये हो जाएंगे भाई तुम्हारे लंग्स को लेकर के उसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर। बस इतना ही दिमाग में बिठाना, बहुत ज्यादा इसमें कचरा करना है नहीं, सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे ये जो लंग्स होता है बेसिकली ये तुम्हारे डबल प्रोटेक्शन सिस्टम से ये पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड है। क्लियर, जिसमें से तुम्हारे दो प्रोटेक्शन के इसमें से हम लोग के सिस्टम बनने वाले रहेंगे। एक तो हो जाएगा तुम्हारा थोरेसिक कैविटी के इनसाइड में है, जो कि थोरेसिक कैविटी कैसे होता है, एक एयर टाइट चैम्बर होता है जिसमें एयर पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो थोरेसिक कैविटी इसको एक क्या बोलना चाहिए तुम्हारा, प्रोटेक्ट करने वाला होगा। और साथ ही साथ में जो इसका ये एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन होता है। ठीक है, तो जो दो मेम्ब्रेन्स इसमें से बन रहे हैं वो डबल मेम्ब्रेनस, इसका स्ट्रक्चर भी इसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर है, तो लिखो प्रोटेक्शन फॉर लंग्स। बेसिकली हम लोग को यहाँ पे दो इसके प्रोटेक्शन पार्ट्स देखने हैं। ठीक है, दो प्रोटेक्शन के पार्ट्स देखने हैं। एक आ जाएगा यहां से तुम्हारा थोरेसिक कैविटी, क्लियर, थोरेसिक कैविटी, या इसको रिब केज भी बोल सकते हैं। हालांकि रिब केज में तुम्हारे रिब बोन्स या वगैरह आते हैं, वो डायफ्राम छूट जाता है, तो इसीलिए इसको थोरेसिक कैविटी के ही नाम से चिपका। और एक आ जाएगा तुम्हारा यहां से मेम्ब्रेनस डबल मेम्ब्रेन, लिखो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। ठीक, हाँ, इसके कुछ बेसिक डेटा और होते हैं, तुम्हारे नंबर ऑफ एल्वेओलाई के नंबर कितने में, सॉरी कितने नंबर ऑफ एल्वेओलाई होते हैं, ये सब चीजें तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ था। इसके बारे में ज्यादा डिटेल और डेटा तुम्हारे बुक में भी नहीं दिया हुआ है, तो उतना ज्यादा इसको डीप लेवल पे जाकर के देखना नहीं है कि कितने, जैसे 300 मिलियन के आसपास के एल्वेओलाई होते हैं, अप्रोक्सीमेट 300 मिलियन के आसपास के एल्वेओलाई तुम्हारे प्रेजेंट होंगे ईच लंग में। क्लियर, ईच लंग में तुम्हारे हर एक लंग में
तुम्हारे कितने 300 मिलियन के आसपास में एल्वियोलाई प्रेजेंट। भाई वो बहुत बेसिक डेटा है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको स्किप मार करके चला करो, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस जिस हिसाब से है इतने बेसिक एलिमेंट्स का भी अगर डेटा याद करना बैठोगे, हाँ, तो तुम्हारा ये जो मेन टॉपिक्स है इनके डेटा तुम्हारे फिर याद नहीं हो पाएंगे। इससे बढ़िया जो तुम्हारे काम के नहीं है उसको इग्नोर मारा करो सीधा सीधा। तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, पहले तो ये एक तो ये इसका प्रोडक्टिव पार्ट हो जाने वाला होगा, और दूसरे में यहाँ पे आया हुआ है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी की अगर बात करो, थोरेसिक कैविटी तुम्हारे चारों डायरेक्शन से, ठीक है, चारों डायरेक्शन से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ध्यान से समझो, एक तो आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ पे रिब केज, और साथ ही साथ में यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा डायफ्राम। क्लियर? तो थोरेसिक कैविटी तुमको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा रिब केज। क्लियर? और यहां से आ जाएगा नीचे एक आ जाएगा डायफ्राम। क्लियर? जो रिब केज है बेसिकली ये तुम्हारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, 3 पार्ट्स में। एक तो सामने के तरफ से, ठीक है। अच्छा एक काम करेंगे, मैं तुमको रिब केज का डायग्राम दिखा देते हैं, वेट वेट। देखो ये होता है रिब केज। क्लियर? ये हो जाएगा रिब केज। अब इसके पार्ट्स पहले समझ लो, हालांकि इसको हम लोग बोन वाले चैप्टर में सारे बोन्स का नाम यहाँ पे दिख रहा है ना तुमको, जितने बोन सबका नाम याद करना है। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान दो, कुछ कुछ तो यहीं पर रट्टा मार लो। तो ये तुमको प्रॉपरली दिख रहा होगा, विजिबल, हाँ उसमें क्लियरली दिख रहा है। ये सामने में तुमको एक तो तलवार टाइप, चाकू टाइप को क्या बोलते हैं उसको, कटार, ठीक है, उस टाइप से तुम्हारा यहाँ पे एक बोन दिख रहा होगा, उस टाइप के स्ट्रक्चर में, इसको बोलते हैं हम लोग स्टर्नम। ये सामने में होता है यहाँ, ये, ठीक है, ये सामने में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टर्नम। यहाँ गले से चालू होगा, ये जो नेक बोन आया हुआ है इससे जुड़ा हुआ रहता है, और यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये एक सिंगल बोन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये सामने का जो बोन है तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा स्टर्नम, इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्लियर? ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सी साइड में, वेंट्रल साइड में, सामने की तरफ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेंट्रल। तो वेंट्रली कौन सा तुम्हारा बोन आएगा यहाँ पे, स्टर्नम। क्लियर? उसके बाद देखो पीछे के साइड में तुम्हारा यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो सेकंड में आ जाएगा यहाँ से तुम्हारा थोरेसिक वर्टिब्रे, बेसिकली हम लोग को यूज करना है, तो थोरेसिक वर्टिब्रे आ जाएगा पीछे के साइड में। उसके बाद फिर ये थोरेसिक वर्टिब्रे हो गया, थोरेसिक वर्टिब्रे के बाद में ये लेटरल साइड से थोरेसिक वर्टिब्रे तुम्हारा किधर आ जाएगा, डोर्सली, ठीक। और लेटरली क्या प्रेजेंट है, लेटरल बोलने का मतलब साइड से लेकर के सामने तक, ये तुम्हारा रिब बोन्स जो आए हुए हैं ये प्रेजेंट है। तो 3 साइड से प्रोटेक्शन हो गया, पीछे, सामने और लेटरल साइड से। क्लियर? अब नीचे साइड में क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग ये जो बोन है यहाँ से नीचे में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, डायफ्राम। क्लियर है? तो नीचे से डायफ्राम, लेटरल साइड से रिब बोन्स, सामने साइड से स्टर्नम, और पीछे साइड से थोरेसिक वर्टिब्रे। तो टोटल ये चारों साइड से तुम्हारे 4 टाइप के प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं, इनके इनसाइड में ये तुम्हारा खाली स्पेस दिखेगा, उसी खाली स्पेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, थोरेसिक कैविटी। आ गया ये समझ में? तो ये तो तुम्हारा पूरा का पूरा चारों तरफ से इसको ढक लिया बोलने का मतलब ये तुमको एक आउटर सरफेस से या बाहर तरफ से क्या प्रोवाइड कर रहा है, लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? चलो इनसाइड थोरेसिक कैविटी लिखे है ना, इसको लिख लेना, एयर टाइट चैम्बर। बुक में लिखा हुआ है थोरेसिक कैविटी क्या है, ये एक एयर टाइट चैम्बर है। एयर टाइट चैम्बर। क्लियर? ये हो जाएगा तुम्हारा थोरेसिक कैविटी। तो अब समझ में आ चुका रहेगा कि थोरेसिक कैविटी इसको कैसे चारों तरफ से इसको कवर किया हुआ है। क्लियर है? तो अब इसी को हम लोग को लिखना है वहां पे, ध्यान देना। चलो ये एक तो रिब केज, तो रिब केज बेसिकली तुम्हारे 3 पार्ट से कवर्ड है, कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो आ जाएगा डोर्सली, पीछे के साइड से कौन सा तुम्हारा बोन आ रहा है, थोरेसिक वर्टिब्रे। थोरेसिक वर्टिब्रे। फिर वेंट्रली कौन सा पार्ट आ जाएगा, स्टर्नम।
वेंट्रली कौन सा बोन आ जाएगा? स्टर्नम। और लेटरली कौन से बोन्स आ जाएंगे? रिब बोन्स। क्लियर? ये तीन हो गया, तीन डायरेक्शन से ये हो गया प्रोटेक्शन। और ये डायफ्राम जो रहेगा ये तुम्हारा किधर होगा? लोअर साइड। क्लियर? तो लोअर साइड डोर्सली मतलब पीछे की तरफ से, वेंट्रली बोलने का मतलब सामने की तरफ से, और लेटरली बोलने का मतलब बाजू की तरफ से, और लोअर बोलने का मतलब नीचे की तरफ से। चारों तरफ से इसको पूरा का पूरा कवर करके ये थोरेसिक कैविटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। आ गया ये समझ में? ठीक है, क्लियर? चलो, अब इसके बाद इसके थोड़े से डिटेल मेरे को और बताना है तुमको, यहीं पे लिख लेते हैं इसको, वेट। देखो, इसका तो डिटेल अभी हम लोगों ने डायग्राम में देख लिया कि किस टाइप से तुम्हारे रिब केज होने वाले रहते हैं। अब रिब केज का थोड़ा सा स्ट्रक्चर अब हम लोग खुद से डिराइव मतलब ड्रॉ करेंगे, बहुत ज्यादा ताम झाम ना करो, सिर्फ बोन से हम लोग को दिखाना है। बेसिकली हम लोग को वहां के मसल्स के बारे में एक जानना है, जो कि तुम्हारे अभी आने वाले टॉपिक में भी एक तो यूज होगा, और साथ ही साथ में इसको अच्छे से याद रखे रहना इस मसल्स को, क्योंकि यही मसल फिर जब 12th में पहुंचोगे तो वहां पर रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में जब हम लोग मेमोरी ग्लैंड्स करने वाले रहेंगे, तो मेमोरी ग्लैंड्स वाले चैप्टर में मतलब टॉपिक में फिर इसी मसल का नाम यूज होने वाला होगा। एक तो ये मसल तुम्हारे ब्रीदिंग में भी हेल्प कर रहा है, और साथ ही साथ में वहां पे भी फिर इसका मतलब कि देखेंगे कि क्या काम होता है। क्लियर? क्लियर? तो पहले इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग रिब केज का, ध्यान देना। ज्यादा बुद्धि ना लगा रहा, जितना बनाए उतना ही बना लेना चुपचाप। तो सबसे पहले में ये आ जाएगा तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम, मतलब थोरेसिक वर्टिब्रे, पीछे के साइड में। अब पीछे तो बना नहीं पाएंगे यहाँ पे, तो इसको हम लोगों ने किधर दिखा दिया? बाजू में। तो ये क्या हो जाएगा? थोरेसिक वर्टिब्रे। लेबलिंग करेंगे, यहां से आएंगे तुम्हारे बोन्स, ये कौन से हैं? रिब बोन्स। और रिब बोन्स जो रहेंगे वो सामने से किसमें से जुड़ते हैं? ये सामने का बोन जो देखे थे, स्टर्नम। ठीक है, तो यहां पे मैंने बना लिया एक स्टर्नम। ये हो गया स्टर्नम। बस इतना स्ट्रक्चर बनाओ। इसमें नाम क्या क्या इसका लेबलिंग कर लो। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा थोरेसिक वर्टिब्रे। ये हो जाएगा स्टर्नम। क्लियर? और ये हो जाएंगे रिब बोन्स। ठीक, अब ध्यान दो, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, बेसिकली तुमको ये जो रिब बोन्स दिख रहे हैं, इन रिब बोन्स के बीच में मसल्स दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं मसल्स प्रेजेंट होंगे, ये इस टाइप से मसल्स यहाँ पे इन रिब बोन्स के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ये इस टाइप से मसल्स प्रेजेंट होंगे। ये जो मसल्स यहाँ पे बन करके आए हुए हैं, इनको हम लोग बोलेंगे, इनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर? इनको क्या बोला जाता है? इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स बेसिकली तुम्हारे दो पार्ट्स में यहाँ पे देखना है, एक हो जाएगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और एक हो जाएंगे तुम्हारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो इंटरकोस्टल मसल्स जो है COSTAL है ना? क्लियर? कहीं कहीं पे ये COOSTAL भी देखने के लिए मिलता है, बाकी तुम्हारे एनसीईआरटी में COSTAL दिया हुआ है, तो ऐसे ही चिपकाओ। तो इंटरकोस्टल मसल्स ये हो जाएंगे। इसके बेसिकली तुम्हारे दो टाइप्स, कौन कौन से? एक हो जाएगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, शॉर्ट में लिखे क्या? इंटरकोस्टल मसल्स को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? इसको ICM। तो इंटरनल, सॉरी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। आ गया ये समझ में? बेसिकली तुम्हारे लेयर्स में प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल बोलने का मतलब जो बाहर की तरफ होता है, और इंटरनल बोलने का मतलब जो अंदर की तरफ होता है। ऐसे समझो, जैसे मान लो ये तुम्हारा रिब बोन्स हो गया, यहाँ पे मैं दो हाथ लिया, दोनों हाथ को ऐसे करके मैंने यहाँ पे फिट कर दिया। जो मेरा हाथ पीछे के साइड में, मतलब वो इनर साइड में बनाएगा, मतलब इनर लेयर बना रहा होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, जो इनसाइड में होगा। और जो बाहर की तरफ आ रहा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो यहाँ पे तुम्हारे इंटरकोस्टल मसल्स के दो लेयर आ गए, एक हो जाएगा एक्सटर्नल, एक हो जाएगा इंटरनल।
क्लियर, एक हो जाएगा एक्सटर्नल, एक हो जाएगा, बस याद रखते रहना, अभी इसका यूज करने वाले हैं। क्लियर है, ठीक है, चलो। ठीक, तो इंटरकोस्टल मसल्स यहाँ पे कवर हो गया, इसी को साथ में निपटा दिए। इसको अलग से और कितना बनाते हैं, जब रिब बोन्स देख ही रहे तो इसके साथ निपटा दिए इसको। अब ध्यान दो, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑफ जो बोन, सॉरी लंग्स लिखा हुआ है, इसका बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले मैं एक सिंगल लंग लेकर के यहाँ पे मैं पूरा डिटेल बता दे रहा हूं, उसको दूसरे के लिए एज्यूम कर लेना। ये मान लो लंग्स हो गया, ठीक है। अब ये जैसे मान लो लंग्स हो गया, तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, मतलब होगा क्या, ये तुम्हारे डबल लेयर में प्रेजेंट होता है, ये ठीक है। दो लेयर में ये प्रेजेंट हो गया, मतलब दो लेयर में ये आ गया। दोनों ही लेयर्स में का नाम पहले तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोनों लेयर का नाम क्या होता है, ध्यान दो। आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं, आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। पैराइटल वर्ड आउटर के लिए यूज किया जाता है, सेल वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल्स में यूज किया था, याद करो थोड़ा सा, ठीक है। तो पैराइटल वर्ड यहां से आ गया। उसके बाद जो इंटरनल पार्ट है, जो इंटरनल मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, इनर इनर मेम्ब्रेन को इसमें बोला जाता है विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। पहले नाम लिखो फिर समझाते हैं। ठीक, बेसिकली हम लोग इनसाइड के चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, कौन सा वर्ड का यूज करते हैं, विसरल, ठीक है। हमारे जैसे बाहर के ऑर्गन्स है, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, आंख नाक कान, जितना तुमको बाहर से दिख रहा है, ये सारे के सारे हमारे मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गन, मतलब ऑब्जर्वेबल ऑर्गन, बाहर से दिखने वाले ऑर्गन है। हार्ट किडनी गुर्दा, मतलब कि हार्ट किडनी जो स्टमक इंटेस्टाइन, इसको कोई देख पाता है क्या, नहीं। तो इंटरनल ऑर्गन हम लोग बोलते हैं विसरल ऑर्गन, ठीक है, विसरल ऑर्गन। तो इंटरनल वर्ड के लिए हम लोग विसरल का यूज करते हैं, तो इंटरनल मेम्ब्रेन को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, विसरल विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। बेसिकली प्लूरल वर्ड आया हुआ रहता है तुम्हारे लंग्स को लेकर के, ठीक है। तो यहीं से आ जाएगा। अब ध्यान दो, इसके बीच में प्रेजेंट होता है, ये जो तुमको खाली स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है फ्लूइड। इस फ्लूइड को हम इसी फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। और याद करो हम लोगों ने पीपीएलओ पढ़ा हुआ था, तो मैंने तुमको बताया हुआ था कि पीपीएलओ जो तुम्हारा बैक्टीरिया मिला, मतलब कि जो माइक्रोब्स मिला हुआ था, वो कैटल के प्लूरल फ्लूइड में मिला हुआ था। तो यही होता है प्लूरल फ्लूइड। जो लंग्स होता है, लंग्स के दोनों ही मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। ये आ जाएगा प्लूरल फ्लूइड। क्लियर, बेसिकली यही जो प्लूरल फ्लूइड है, ये तुम्हारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने वाला होता है। तो प्लूरल फ्लूइड जो रहेगा, ये तुमको तुम्हारा किसको प्रोटेक्ट करेगा, लंग्स को। कैसे, तो ये एक तरीके से बीच में, ये बीच में आ गया, तो एक तरीके से यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर के जैसे काम करने वाला होता है। तो बाहर से कोई सा भी हार्मफुल अगर इंपैक्ट पड़ेगा तुम्हारे लंग्स के पास में, तो उसका शॉक ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके वजह से लंग्स तुम्हारा प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिवेंट, ऐसे लिखो, प्लूरल फ्लूइड प्रिवेंट लंग्स from harmful shocks। क्लियर, तो ये हार्मफुल शॉक से, तो ये कैसा काम कर रहा है, एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। क्लियर, तो ये डिटेल हो जाएंगे भाई तुम्हारे लंग्स को लेकर के। जल्दी लिखो इसको, फिर हम लोग यहां से चालू करेंगे अपना आगे का टॉपिक। लिखो फटाफट। डन, गुड, वेरी गुड। चलो भाई, अब यहां से हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म। हेडिंग लगाओ सीधा, ब्रीदिंग मैकेनिज्म।
ठीक है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म। अब देखो ध्यान से, पिछले वाले क्लासेस में तुम लोगों ने अब तक हम लोगों ने जो कवर किया हुआ था सिर्फ उतना पढ़ा हुआ था। अब यहाँ से तुम्हारे नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए टर्म्स, नए नए टॉपिक्स आने वाले हैं। अब जितने भी यहाँ पे तुमको टर्म्स दिखेंगे, टॉपिक्स दिखेंगे, पैराग्राफ दिखेंगे, सबको अच्छे से दिमाग में बिठाते हुए चलना। क्लियर क्लियर। और ज्यादा रट्टा नहीं, रट्टा मारने की कोशिश ना करना, ज्यादा चीजों को समझने का कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से तुमको दोनों ही चीजें मिलेगा। एक तो रट्टा मार के निकालने की कोशिश करोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा, समझ के लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। बस फर्क इतना है, रट्टा मारोगे तो उसको 2 दिन में भूल जाओगे, और अगर एक बार समझ लिए सारे पार्ट्स को तो एग्जाम के टाइम हो चाहे कभी भी हो, बस एक बार अपना नोट्स खोल करके देख लोगे तो तुमको पूरा एलिमेंट समझ में आ जाएगा। और अगर रटे हुए रहोगे, हाँ, तो फिर जितना मेहनत आज करोगे रटने में, उतना ही मेहनत फिर तुमको तब करना पड़ेगा जब दोबारा इसको पढ़ोगे। क्लियर। तो इसीलिए यहां से लेकर के आगे के सारे चैप्टर, सिर्फ मैं इसी चैप्टर की बात नहीं कर रहा, ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर तुम्हारे इसी पैटर्न पे कवर करोगे। मोस्टली एलिमेंट्स को समझने का कोशिश करना, सारे पैटर्न्स को अच्छे से दिमाग में बिठाना, फिर तुमको सारे एलिमेंट्स आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म, ठीक है भाई। देखो बेसिकली ब्रीदिंग को तो हम लोगों ने पहले भी डिफाइन किया हुआ था, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का प्रोसेस होता है। बुक में यहाँ पे तुम्हारा इस वाले टॉपिक, इस वाले पैराग्राफ में इनहेलिंग और एक्सहेलिंग के लिए तुम्हारे 2 नए टर्म्स यहाँ पे बताए हुए हैं, लिखो। ब्रीदिंग बेसिकली क्या होता है? इनहेल ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। क्लियर। और इसमें क्या बोल रहा है? रिलीज ऑफ या एक्सेल ऑफ एल्वियोलर एयर। क्लियर। तो बुक में तुम्हारे ये 2 एयर इसमें से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब जाहिर सी बात है, बुक में जब ये दोनों टर्म्स लिखे हुए हैं तो एटमॉस्फेरिक एयर तुम्हारा किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये तुम्हारे ऑक्सीजन रिच गैस को रिप्रेजेंट करेगा। और एल्वियोलर एयर अगर यहाँ पे लिया हुआ है तो वो तुम्हारे कौन से गैस को रिप्रेजेंट करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिच गैस को एक्सप्लेन करेगा, मतलब रिप्रेजेंट करेगा। तब ना हम लोग उसको बाहर निकाल रहे हैं, उसको हम लोग फाउल एयर बोल रहे हैं। और एटमॉस्फेयर का फ्रेश एयर बोल रहे हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होगा, मतलब जितना होना चाहिए। ठीक है, हमारे लिए रिक्वायर्ड जितना अगर रहेगा उस हिसाब से उसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होगा, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ज्यादा होगा, जो तुम्हारे एल्वियोलाई में प्रेजेंट होने वाला होगा गैस। ठीक है, या फिर एयर। कोई डाउट इसमें? ना, समझ में आ चुका रहेगा। आगे देखो, तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म जो है बेसिकली एयर का मूवमेंट जो रहता है ये तुम्हारा डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस पे। और अभी अभी हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी चिपकाया हुआ था, पार्शियल प्रेशर पढ़ के आए हुए थे। पार्शियल प्रेशर किसको बोलते हैं देखे हो ना, वो तो पता ही रहेगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर देखे हुए थे। और एक चैप्टर जो तुम्हारा डिलीटेड था, मैंने उस वाले चैप्टर का भी तुमको इंक्लूड किया हुआ था, गैस लॉ। जब मैंने बताया हुआ था तो वहां पे हम लोगों ने बॉयल्स लॉ देखा था। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि वॉल्यूम जो रहता है गैस का, किसी भी आइडियल गैस का जो वॉल्यूम रहता है वो उसके पास उसके प्रेशर के, पार्शियल बेसिकली प्रेशर के क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो बेसिकली इन्हीं दोनों एलिमेंट्स का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले होंगे। चलो, तो थोड़ा सा फिजिक्स लगाते हैं अब इसी में। होगा क्या? मूवमेंट ऑफ एयर इज डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। ऑफ द गैसेस, इसको क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, और ये आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। क्लियर? पी को छोटा लिखना। क्लियर है? तो यहां से क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। इसी से तुम्हारा रिप्रेजेंट होने वाला होगा क्या चीज? गैस का मूवमेंट। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है? ये तो केमिस्ट्री का पार्ट है, तो केमिस्ट्री में तो इसको मैंने डिटेल में डील करवा दिया है। ठीक है, क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम तुम्हारा खत्म ही होने वाला है, तो ये मैंने तुमको डिटेल में डील करवा दिया। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो तुम्हारा आगे का, एक तरीके से ऐसे ही समझ लो कि मान लो यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है, इसमें ऑक्सीजन भी है और एक तरीके से दूसरा कोई सा भी गैस ले लो, तो पूरे पूरे गैस में, अब तो यहाँ पे तुम्हारे 2 डिफरेंट टाइप के गैसेस आ गए, एक ऑक्सीजन एक दूसरा कोई सा भी ले लिए, तो 2 गैसेस का अपना अपना जो पार्शियल एग्जर्ट कर रहे होंगे यहाँ पे पूरे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। पूरे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन जो अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, और पूरे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जो अपना, मान लो ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जो अपना प्रेशर वहां पे एग्जर्ट कर रहा होगा, उन दोनों के पार्शियल प्रेशर को इंडिविजुअली दोनों का पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। जो ऑक्सीजन यहाँ पे एग्जर्ट कर रहा होगा प्रेशर, उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू होल वॉल्यूम, तब के केस में इसको बोलेंगे हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
आ गया ये समझ में, ठीक है। तो यहां से आता है ये पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट, ठीक, क्लियर। तो मूवमेंट ऑफ एयर इज डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस, आ गया होगा ये समझ में। तो यहां से पार्शियल प्रेशर पे ये डिपेंड करने वाला होगा, तो पार्शियल प्रेशर जाहिर सी बात है। तो यहां पे एक बॉयल्स लॉ भी चिपका लो, ऑल्सो वी नो दैट फ्रॉम बॉयल्स लॉ, नाम नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। क्या बोलता है बॉयल्स लॉ कि वॉल्यूम जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 by प्रेशर के, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन में रहेंगे। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, सीधी सी बात है। और जो गैस का मूवमेंट रहता है ये तुम्हारा कैसे होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ चुका रहेगा। चलो इतने को लिखो, फिर अब हम लोग देखेंगे कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म एक्चुअली में होता कैसे है, ब्रीदिंग हम लोग करते कैसे हैं, कौन कौन से तुम्हारे मसल्स वहां पे रिस्पॉन्सिबल होंगे, इनहेलिंग एक्सहेलिंग का प्रोसेस कैसे चलेगा, एक मैं बताऊंगा, एक मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं इनहेलिंग बता दूंगा, एक्सहेलिंग तुम मुझसे एज्यूम कर लेना, बहुत ज्यादा डिटेल बुक में भी नहीं लिखा हुआ, एक का डिटेल में दिया हुआ, दूसरे का एज इट इज तुमको दिमाग लगाना है, ठीक, बहुत ही इजी है, वो ऑलरेडी तुमको समझ में आ ही जाएगा जब मैं तुमको इसको कंप्लीट करके बता दूंगा कि इनहेलिंग का प्रोसेस बेसिकली होता कैसे है। एक चीज और लिखना है यहाँ पे, लिख लेना, ब्रीदिंग बेसिकली ये हमारे दो टाइप से होते हैं, क्लियर। एक हो जाएगा तुम्हारा नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है, और एक हो जाएगा फोर्सफुल ब्रीदिंग। अगर हुमच के सांस लोगे या छोड़ोगे तो उसको बोलेंगे फोर्सफुल ब्रीदिंग। और नॉर्मल ब्रीदिंग जो है ये तुमको पता भी नहीं चलता, भाई सांस कितने बार ले रहे हो तुमको पता चलता है क्या, वो तुम्हारे बॉडी के एक्टिविटीज चल रहा है, वैसे ही तुम्हारे सांस लेने छोड़ने का भी प्रोसेस भी जो है वो चलते जा रहा है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग हम लोग जनरली नहीं, इग्नोर कर देते हैं, इसको हम लोग ज्यादा नहीं कंसिडर करते। लेकिन फोर्सफुल ब्रीदिंग जो रहता है तुमको हर बार नहीं करना होता, या तो तुम अगर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होगे तब के केस में, या फिर कोई क्या बोलना चाहिए इसको, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई से तुम योगा प्राणायाम वगैरह जो होते हैं वो सब करोगे, तब तुमको ब्रीदिंग जो है तुमको लॉन्ग ब्रीदिंग लेना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग, ठीक है, फोर्सफुल ब्रीदिंग। क्लियर, फोर्सफुल ब्रीदिंग, तो बुक में तो फोर्सफुल ब्रीदिंग दिया ही नहीं है। हाँ, उसका मैकेनिज्म कैसे चलेगा मैं एक आध दो लाइन में उसको लिखवा दूंगा, तो तुम्हारा काम उससे भी निपट जाएगा। बाकी पढ़ना है हम लोग को नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है, बुक में हम लोग का नॉर्मल ब्रीदिंग दिया हुआ है, तो हम लोग को नॉर्मल ब्रीदिंग पढ़ना, जल्दी इतने को नोट डाउन करो, फिर हम लोग चालू करते हैं कि नॉर्मल ब्रीदिंग जो है ये तुम्हारा चलेगा कैसे, क्लियर। अब इसमें भी दोनों प्रोसेस रहेंगे ना, एक हो जाएगा इनहेल का प्रोसेस और एक हो जाएगा एक्सेल का प्रोसेस। इनहेल और एक्सेल, एक देखेंगे इनहेल, एक्सेल के केस में जितना प्रोसेस हम लोग सॉरी किए हुए रहेंगे वो सारे को रिवर्स कर देना फिर, ठीक है, सभी प्रोसेसेस को रिवर्स कर देना, तो तुम्हारे एक्सेल का प्रोसेस हो जाएगा वहां से। आ गया ये समझ में, ठीक है, हो गया क्या नोट डाउन, बताओ बताओ जल्दी बताओ, डन, गुड। अब तो हम लोग सबसे पहले में नॉर्मल ब्रीथिंग में से इनहेलेशन देखेंगे, देखो नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल ब्रीथिंग में हम लोग पहले क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे इनहेलेशन, ठीक है, इनहेलेशन मतलब इनहेल करने का प्रोसेस। जाहिर सी बात है अगर हम लोग इनहेलेशन कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल ऊपर में लिख लें क्या, लिख लो, देखो क्योंकि हम लोगों ने प्रेशर का टर्म देखा हुआ था, अब इनहेल कर रहे हैं तो हम लोग को बाहर से गैस अंदर लेकर के जाना है, तो जाहिर सी बात है आउटर एनवायरमेंट का या एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहाँ पे तुम्हारा ज्यादा होना चाहिए, और लंग्स के इनसाइड का जो प्रेशर होगा ये कम होना चाहिए। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगा, एयर का मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे होता क्या है, इनहेलेशन के प्रोसेस में होगा क्या, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर
प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहेगा ये क्या होना चाहिए, मोर। क्लियर। और लंग्स का जो प्रेशर होगा, ऐसे लिखो, प्रेशर इनसाइड लंग्स लिखो। ये क्या होगा, लेस। क्लियर। वो ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग इनहेल का प्रोसेस कर पाएंगे। अब ये चीज मेंटेन करने के लिए, अब जाहिर सी बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ज्यादा कम कर नहीं पाओगे, वो तो जितना है भाई वो उतना ही रहने वाला होगा। तो हमारे कंट्रोल में क्या है, हमारे कंट्रोल में है प्रेशर इनसाइड लंग्स। इसको ही हम लोग अपने तरीके से कम ज्यादा कर पाएंगे, और इसको कम ज्यादा करने के लिए बॉयल्स लॉ यूज करने वाले होंगे। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर दिए, हाँ, तो प्रेशर तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा इनसाइड का, बाहर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर कम, तो बाहर से गैस अंदर आना चालू हो जाएगा, ये एयर जो है वो इनसाइड मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। आ गया ये समझ में। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा, हम लोगों को अपने लंग्स के इनसाइड के जो भी तुम्हारे वॉल्यूम होने वाला होगा उसको इंक्रीज करना है, उसको इंक्रीज करना है। तो बेसिकली लंग्स के इनसाइड के वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे दो टाइप के तुम्हारे मसल्स यूज होने वाले रहेंगे। एक तो अभी अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ था इंटरकोस्टल मसल्स का, उसमें से भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। हालांकि दोनों ही यूज होता है, लेकिन जो तुम्हारा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होता है वो फोर्सफुल ब्रीदिंग के लिए यूज होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए यूज जनरली नहीं होता है। आ गया ये समझ में, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारे बेसिकली दो टाइप के मसल्स यूज होंगे इनहेलेशन के लिए, मसल्स यूज्ड। एक आ जाएगा यहां से तुम्हारा डायफ्राम मसल, क्लियर। और एक आ जाएगा यहां से तुम्हारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्लियर, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब ध्यान दो, यहां पे जो हम लोगों ने डायफ्राम वाले मसल्स को लिया हुआ है, दोनों ही केसेस में ध्यान देना, अगर हम लोग इनहेलेशन का प्रोसेस किए हुए हैं तो ये मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इनहेलेशन, क्लियर। और सेम ये भी क्या करेगा, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ध्यान देना, ध्यान देना, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा ये ध्यान दो। जैसे एक रफ डायग्राम में बना रहा हूं, ये मान करके चलो तुम्हारा है लंग्स, अगर इस लंग को ऐसे समझो, ये मान लो तुम्हारा है लंग, एक साइड का लंग हो गया, क्लियर। अगर इस लंग को नीचे से, भाई इसको नीचे से दबा करके रखा हुआ है कौन, डायफ्राम। डायफ्राम डोम शेप में रहता है, तो मान करके चलो कि डायफ्राम तुम्हारा इस शेप में आ गया, तो अभी इस लंग का वॉल्यूम तुमको कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, ये इस टाइप से दिख रहा होगा। अब मैं करूंगा क्या, इसको मैंने इसको मैंने नीचे की तरफ सरकाया ऐसे, ये, तो ये पहले जो डोम शेप में था इसको मैंने थोड़ा सा फ्लैटन बना दिया। अब अगर इसका वॉल्यूम कंसीडर करोगे तो इसको हटाओ यहां से, अब देख लो वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो बेसिकली हुआ क्या है, पहले ये इतना बड़ा था, देख लो यहां से लेकर के यहां तक का इसका मेजरमेंट लोगे और यहां से लेकर के यहां तक का इसका मेजरमेंट, कौन ज्यादा लेंथ दिख रहा है तुमको, ये ज्यादा लेंथ का दिख रहा है, मतलब भाई इसका सरफेस एरिया ज्यादा हुआ ना। और ये जब फ्लैट होगा तो अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस किया, रिड्यूस करेगा तो ये तुम्हारा फ्लैटन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लैटन हो जाएगा तब के केस में तुम्हारे लंग्स के इनसाइड का वॉल्यूम देख लो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। जब डोम शेप में था तो ये ज्यादा एरिया को कवर कर ले रहा था, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो था ये डिक्रीज हुआ था। अब जैसे ये फ्लैटन हो जाता है, मतलब जब ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट भाई ये फैला हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पास आएंगे, इसके जो सेल्स रहेंगे ये पास आएंगे तो इसका तुम्हारा लेंथ जो है ये डिक्रीज कर जाएगा। तब के केस में ये जो डोम शेप तुम्हारा क्या है यहाँ पे डायफ्राम है, ये कैसा बन जाएगा, यहाँ पे फ्लैटन हो जाएगा, क्लियर। तो डायफ्राम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया और ये तुम्हारा कैसे बन करके आया यहाँ से, फ्लैटन। डायफ्राम गेट फ्लैटेंड,
क्लियर, ये फ्लैट हो गया। आ गया समझ में? दूसरा चीज समझो, यहां पे हम लोगों के दो बेसिक एक्सिस आते हैं। क्लियर है? दो बेसिक एक्सिस आते हैं, जैसे हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं, वैसे बायोलॉजी में भी घुसाए पड़े हैं ये लोग नए नए टाइप के एक्सिस। तो ध्यान से समझो कौन कौन से एक्सिस है। बेसिकली दो टाइप के एक्सिस का हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। तो दो एक्सिस यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। एक काम करो, ऐसे कोई सा भी एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है, और कोई सा भी ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लो। क्लियर? इस टाइप से हो गया। इसको हम लोग बोल रहे हैं फ्रंट। अब तो समझ जाओगे, फ्रंट लिखे हुए हैं, और ये हो जाएगा बैक। ये सामने की तरफ है, वो पीछे की तरफ है। तो ये जो एक्सिस बन करके आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। क्लियर? ऐसे एक्सिस को क्या बोला? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, ऊपर से नीचे। इसको बोलेंगे एंटीरियर, और इसको बोलेंगे पोस्टीरियर। हम लोग का हेड और पैर, ऊपर को बोलेंगे हम लोग एंटीरियर, और पैर को बोलेंगे हम लोग पोस्टीरियर। क्लियर? ऊपर नीचे मत लेना। मान लो हम लोग ऐसे लेटे हुए हैं, अगर ऐसे लेट जाएंगे तो लेट जाएंगे तो भी हम लोग का एंटीरियर और ये हम लोग का पोस्टीरियर बन जाएगा। क्लियर? तो हेड को बेसिकली हम लोग यहाँ पे एंटीरियर और नीचे को हम लोग पोस्टीरियर मान करके चल रहे हैं। तो यहां से जो तुम्हारा एक्सिस बन करके आया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। तो जिसमें तुम्हारा वॉल्यूम में इंक्रीमेंट ऊपर नीचे होगा इस टाइप से। क्लियर? तब हम लोग उसको बोलेंगे एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस के अलोंग में वॉल्यूम का इंक्रीज हुआ है। और अगर सामने की तरफ और पीछे की तरफ से ऐसे लंग्स फैलेगा, तब के केस में हम लोग उसको बोलेंगे कि डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ है। क्लियर इतना? चलो अब इसको लिखेंगे इस साइड में, तो तुमको समझ में आएगा। तो डायग्राम, डायफ्राम गेट्स फ्लैटेंड। तो मैंने जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ था इस टाइप से, पहले डायफ्राम ऐसे था, फिर डायफ्राम ऐसे हो गया। बोलने का मतलब डायफ्राम तुम्हारा किधर इंक्रीज किया? वॉल्यूम को ऊपर नीचे के साइड में। मतलब ऊपर नीचे वाले वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए डायफ्राम रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायफ्राम गेट्स फ्लैटेंड, और वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज इन डोर्सो, सॉरी, एंड ऐसे ली एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, मतलब ऊपर नीचे। ये वर्ड दिया हुआ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ऐसे वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे ये क्या किया हुआ है? अपना वॉल्यूम को इंक्रीज किया हुआ है। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो हमको पता है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एज वॉल्यूम इंक्रीजेस टेंड्स टू, या फिर ये लीड क्या करने वाला होगा? सो प्रेशर डिक्रीजेस। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? यहां से डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, फिर एयर मूव्स इनटू द लंग्स। आ गया होगा ये समझ में? ठीक है, बस इसके लिए फिर यही सारे पॉइंट चिपकाते चलो। ये क्या आ रहा है? ये भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इनहेलेशन। और इसमें होगा क्या? इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जैसे ही तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दो रिब बोन्स के बीच में चिपके हुए हैं, ऐसे दो रिब बोन्स के बीच में ऐसे चिपके हुए हैं। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये जो लेटरल एरिया है ना इसका, इसको ऐसे करके फैला देते हैं सामने की तरफ। सामने की तरफ नहीं, एक्चुअली में ये अपलिफ्ट करने वाले होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? uplift of due to contraction। स्टर्नम
ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्टर्नम जो रहता है, स्टर्नम ये जो सामने का बोन रहता है, यही तुम्हारा क्या होता है, अपलिफ्ट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपलिफ्ट, अपलिफ्ट वेंट्रली, सामने की तरफ से हो रहा है ना, तो इसको बोलेंगे अपलिफ्ट वेंट्रली। स्टर्नम अपलिफ्ट वेंट्रली, स्टर्नम मतलब ऐसे ऊपर की तरफ, सामने भी जा रहा है और ऊपर की तरफ भी जा रहा है, मतलब इस कोने में। ठीक है, ऐसे सांस लोगे तो ये तुम्हारा ऊपर की तरफ बढ़ेगा। भाई खुद से भी एज्यूम कर सकते हो इसको। ठीक है, भले ही वो डायफ्राम, डायफ्राम को तुमको क्या फील होगा, बाकी ये जो सामने की तरफ फैल रहा है, ये तुम एज्यूम कर सकते हो। सांस लोगे, ऐसे सांस लिए तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अपलिफ्ट वेंट्रली, अपलिफ्ट वेंट्रली। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज, यहां पे क्या हो जाएगा, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। सो वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। ये क्या आ जाएगा, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। आ गया ये समझ में? ठीक है, बस इतना ही तो है तुम्हारा। अब इसका मैं इमेज दिखा दे रहा हूं, एक वेट करो। हाँ, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, दिख रहा है क्या इसमें? हाँ चलो, स्क्रीन में तो पूरा क्लियर है, स्क्रीन में पूरा क्लैरिटी के साथ दिख रहा है। यहाँ पे पूरा ब्लर है, कुछ भी वर्ड यहाँ से मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। मेरे को स्क्रीन देख देख करके इसको निपटाना, क्या ही निपटाना है देख लो, मैं तो डायग्राम देख करके बता दूंगा। तो ये हो गया तुम्हारा इनहेलेशन का प्रोसेस। इस केस में किया क्या है, ये देखो डायफ्राम को नीचे कॉन्ट्रैक्टेड लिखा रहेगा यहाँ पे, और एरो को नीचे बनाया, तो यहाँ पे डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा। और रिब, रिब एंड स्टर्नम यहाँ पे जो लिखा हुआ है रेज, रेज मतलब सामने की तरफ गया हुआ है, वो भी ऊपर के साइड में। ठीक है, तो ये तुम्हारा अपलिफ्ट होने वाला होगा, और ये तुम्हारा डाउनवर्ड होने वाला है, मतलब नीचे की तरफ जाने वाला होगा। इस बेसिस पे जब ये फैल जाएंगे तो लंग्स का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज, डिक्रीज हो जाएगा तो फिर एयर इनसाइड में जाएगा। आ गया ये समझ में? एक्सेलिंग का प्रोसेस लिख लोगे क्या आप? जो जो प्रोसेस हम लोगों ने किया हुआ है सबको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो। ठीक है, तो एक्सेल प्रोसेस में होगा क्या, एक्सेलिंग के प्रोसेस में होगा क्या, वेट, ये बना लेना, ये हेड ले लेना, ये हेड है। ठीक है, और इसको लेग मान लो, क्लियर। और ये तुम्हारा सामने का साइड है, वो बैक साइड है। और इस हिसाब से दो एक्सिस बना, और भी एक्सिस होते हैं, यही दो नहीं होते, और भी होते हैं, लेकिन वो हमारे काम के है नहीं, तो उसको अभी इग्नोर मारो। ठीक है, हमारे काम के ये दो एक्सिस देखना था, तो हेड से एंटीरियर और लेग से पोस्टीरियर, बस इसको भेजे में बिठा लो। सामने को वेंट्रल और पीछे को डोर्सल बोलते हैं, तो कल से हम लोग चिल्लाते आ रहे हैं। आ गया ये समझ में? ठीक है, ठीक, नेक्स्ट। अब यहां पे हम लोग का नॉर्मल इनहेलेशन का प्रोसेस हो गया कंप्लीट। कैसे होता है ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ डाउट है तो देख लो, अदरवाइज नॉर्मल एक्सेलेशन मैं बता दे रहा हूं, सुन लो, लिख लेना उसको, लिखा नहीं रहा है भाई, कुछ तो होमवर्क खुद से करो फिर। ठीक है, तो एक्सेलेशन के प्रोसेस में होगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, यहाँ पे जो हम लोगों ने ड्यूरिंग इनहेलेशन लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डायफ्राम मसल, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिलैक्सिंग, मतलब पहले वो रिलैक्स था, रिलैक्स होता है तो डोम शेप में रहता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब वो स्ट्रेच्ड हुआ है, समझ में आ गया, और वो फ्लैट बन रहा है। तो पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो रिलैक्स ड्यूरिंग एक्सेलेशन। लिखवा दें क्या, लिखवा देते हैं, चलो लिखो स्पीड में। अब स्पीड में लिखो, नॉर्मल एक्सेलेशन, सेम वही तुम्हारे दोनों मसल्स यहाँ पे यूज होने वाले रहेंगे। एक तो हो जाएगा यहां से तुम्हारा डायफ्राम, क्लियर, और एक आ जाएगा तुम्हारा यहां से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, क्लियर। डायफ्राम ये क्या होगा,
गेट रिलैक्स्ड ड्यूरिंग एक्सेल। क्लियर। और शेप कैसा बन जाएगा? रिटर्न टू इट्स डोम शेप। क्लियर। यहां से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, फिर वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस। ठीक है, अगर ये डिक्रीज करा तो सेम वही लिखना, दूसरा इसमें से और तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, वर्ड नहीं आने वाला। इसमें भी तुम्हारा वही एंटीरो पोस्टीरियर डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, डिक्रीजेस इन द एक्सिस ऑफ एस्टीरियो सॉरी एंटीरो पोस्टीरियर। एंटीरो पोस्टीरियर। वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एज वॉल्यूम डिक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस, एज वॉल्यूम डिक्रीजेस दिस लीड्स प्रेशर इंक्रीजेस। अब प्रेशर लंग्स के इनसाइड का ज्यादा हो गया। ठीक है, प्रेशर लंग्स के इनसाइड का ज्यादा हो गया, सो एयर मूव्स फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर। क्लियर, लंग्स टू एटमॉस्फेयर। मैं यहाँ पे पीएच लिख दिया था क्या कहीं पे? ठीक है, ये समझ में आ चुका रहेगा, ये समझ में आ चुका रहेगा। वही सब चीजों को कॉपी किया भाई, इसको फिर उधर कॉपी मार रहे ना उसको, और मैं बार बार नहीं लिखने वाला। ठीक है, ये तुम्हारे काम का है। अब इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो रहेगा ये तुम्हारा कैसा एक्सेल के प्रोसेस में यूज होने वाला रहेगा। सारा कुछ जो पीछे में लिखे हुए हैं उसी को इधर कॉपी मारना। चलो अब इसको वन बाय वन नोट डाउन करो जल्दी से ये सारे पॉइंट्स, फिर इतने में से तुम्हारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है हो गया कंप्लीट। ठीक है, लिखो लिखो जल्दी लिखो, थोड़ा सा स्पीड में लिखो, तो वॉल्यूम भी आज खत्म करेंगे। मुश्किल से 5-7 मिनट लगने वाला है, वॉल्यूम में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैपेसिटी फिर समझना है, तो वॉल्यूम में आज इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि वॉल्यूम आज एक दिन और कल तक के क्लास तक का वॉल्यूम जो है वो तुम्हारे दिमाग में थोड़ा मोड़ा रहेगा। और अगर पहले से वॉल्यूम के बारे में जानोगे तो फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रट्टा मारने का जो है 5 मिनट में इसको रटवा दूंगा, लेकिन दिमाग से उतर जाएगा क्या मतलब क्या है। कैपेसिटी के लिए बेसिकली हम लोग का बुक में फॉर्मूलेस दिए हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से वॉल्यूम को मिलाते हैं तो कौन से टाइप का कैपेसिटी बनता है, लेकिन उसको हम लोग को समझ लेंगे, उसको समझ लेंगे तो फिर वो हमारे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा हमारे लिए। क्लियर, लिखो 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 जल्दी लिखो। डन, गुड, ये हो गया। अगले वाले पेज का जो है इसको नाम लिख करके छोड़ दो, नॉर्मल एक्सेलरेशन। पेज छोड़ दो, आधे जितना उसके लिए यूज हुआ है उतना इसके लिए यूज होगा। इसके लिए पेज छोड़ दो, आराम से इसको घर में बैठ करके खुद से सोच सोच करके लिखना, देख के मत लिखना, सोच के लिखना, सोच के लिखना इसको। स्टेप बाय स्टेप तो प्रोसेस है भाई, सीधी सी बात। क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसको ऐसे ही एज इट इज घर में कोशिश करना खुद से लिखने का। ये लिख लोगे खुद से तो फिर समझ में आ जाएगा तुम्हारा क्या प्रोसेस यहाँ पे हुआ है। आ गया ये समझ में? ठीक है, चलो तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे। अच्छा, ब्रीदिंग का रेट तुमको पता है कि नहीं है? ब्रीदिंग रेट भी लिख लो, तो किसी कोने में यहीं पे लिख लो, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो रहता है ये हम लोगों का 12 से लेकर के 16 टाइम्स पर मिनट होता है। क्लियर, 12 से लेकर के 16 टाइम्स पर मिनट, ये रट लो क्योंकि अभी जो हम लोग पहले टाइडल वॉल्यूम देखेंगे उसी में इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर, तो ये होता है तुम्हारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट, कितना? 12 से लेकर के 16 टाइम्स पर मिनट। हम लोग इतने टाइम्स ब्रीद कर पाते हैं 1 मिनट में। आ गया होगा ये समझ में? ठीक है, चलो तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तुम्हारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड। हाँ, ये डायग्राम बनाने का इच्छा हो तो बना लेना, बुक में भी तुम्हारा दिया हुआ है, बहुत ज्यादा लेवलिंग भी है नहीं, मैंने तो सारा कुछ डिटेल में बता दिया। एक तो तुम्हारा ऊपर नीचे क्या होने वाला रहेगा, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होने वाला रहेगा, और साथ ही साथ में आमने सामने की तरफ। क्लियर, तो एक को बोल रहे हम लोग एंटीरो पोस्टीरियर
एक्सिस और एक को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। क्लियर, गुड, डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। अच्छा, वो फोर्सफुली वाले एक तो मैंने तुमको बताना था, एक लाइन लिखवाना था, उसको लिखवा देते हैं पहले, देख लो एक ही लाइन है, कहां गया? फोर्सफुल ब्रीदिंग, फोर्सफुल ब्रीदिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, इसके लिए यहीं पे चिपका लेना। जैसे नॉर्मल नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए हम लोगों के 2 मसल्स इन्वॉल्व थे, इसके लिए और भी 2-4 मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे फोर्सफुल अगर ब्रीदिंग करवाते हो तो इसमें ऑल्सो इन्वॉल्व, एक तो तुम्हारे वो मसल्स आएंगे, एक तो डायफ्राम वाले मसल आएगा, साथ ही साथ में तुम्हारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी आएगा, और इसके अलावा मसल्स इन्वॉल्व। कौन कौन से मसल्स आएंगे? एक तो आ जाएगा एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल्स, दूसरा में आ जाएगा यहां से डायफ्राम। क्लियर, एक आ गया डायफ्राम, इसमें तुम्हारा और भी मसल्स यूज होंगे जो कि हम लोगों ने यूज नहीं किया था पिछले वाले में। क्या आ जाएगा? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर, और एब्डोमिनल मसल्स भी यहाँ पे यूज होते हैं, मतलब एब्डोमिन जो हम लोग के नीचे पार्ट में, मैंने मतलब पिछले वाले क्लास में बताया हुआ था, ऊपर को हम लोग बोलते हैं थोरेसिक, थोरेसिक कैविटी, नीचे को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के इनसाइड में भी तुम्हारा स्टमक है, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स वहां पे आ रहे होंगे, तो उनके भी जो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन्स होते हैं, वो तुम्हारे प्रेशर लगाने वाले रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, एक आ जाएगा तुम्हारा एब्डोमिनल मसल्स, एटसेट्रा, ये सारे मसल्स वहां पे यूज होंगे, तो हम लोग वहां पे फोर्सफुल ब्रीथ कर पाते हैं। ठीक है, तब हम लोग वहां पे फोर्सफुल ब्रीथ कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर क्लियर, बस ये एक लाइन यहाँ पे चिपका लेना, कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व है, बाकी इसके बारे में ज्यादा डिटेल और हम लोग को नहीं देखना है। आगे ये समझ में, प्रोसीजर अगर लिखना, क्या लिखोगे भाई, सिलेबस में ही नहीं है, छोड़ो, लिखना चाहो तो वैसे ही लिख सकते हो जैसा हम लोगों ने पिछले वाले के लिए लिखा हुआ था, भाई एक्स्ट्रा मसल्स ही यूज हुए हैं। क्लियर, ठीक है, चलो जल्दी जल्दी एक लाइन इसको जल्दी चिपकाओ तो, डन, गुड। देखो, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आज कवर करेंगे, 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स देखने हैं, 5 रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, बहुत ज्यादा हैवी है नहीं, एक सिंपल 3 लाइन में खत्म करेंगे इसको। ठीक है, 4 लाइन। देखो, सबसे पहले तो जो 4 टाइप के तुम्हारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है, इधर आ जाएंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। क्लियर, पहले नंबर पे आ जाएगा इसमें से तुम्हारा अभी अभी मैंने तुमको नाम बताया था इसका, क्या था भाई? टाइडल वॉल्यूम। इसको हम लोग बोलते हैं टीवी। एक आ जाएगा यहां से तुम्हारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम लोग बोलेंगे IRV। एक आ जाएगा तुम्हारा तीसरे पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम लोग बोलेंगे ERV। क्लियर, और एक फोर्थ नंबर पे आ जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे RV से। ठीक है, क्लियर इतना? अब ध्यान दो, टाइडल वॉल्यूम हम लोग उसको बोलते हैं जो हम लोग नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल ब्रीदिंग ब्रीद आउट में या नॉर्मल इनहेल एक्सेल के प्रोसेस में हम लोग कितने अमाउंट में एयर इनटेक करेंगे, कितने अमाउंट में एयर अगर एक्सेल करेंगे, अगर ये बोला जाएगा तो टोटल यहाँ पे आता है 500 ml का। ज्यादा बुद्धि ना लगाओ, चुपचाप 2-2 लाइन में लिखते चलो, और वॉल्यूम कितने कितने का, मतलब वैल्यू किसका किसका कितना कितना है, उसी को दिमाग में छापो, क्योंकि उसका यूज अभी हम लोग करेंगे, और बाकी डिटेल में तुमको बताऊंगा कैपेसिटी में। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ एयर इन नॉर्मल ब्रीद इन और ब्रीद आउट लिखो, या फिर इनहेल एक्सेल लिखो, अमाउंट ऑफ एयर इन नॉर्मल
इनहेल एक्सेल। क्लियर? इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 500 ml। एक बार सांस लिए, एक बार सांस छोड़े, तो 500 ml अंदर किए, 500 ml बाहर निकाले। सिंपल। तो एक ब्रीदिंग में हम लोग का कितना गैसेस एक्सचेंज हुआ? 500 ml का। भाई आया है और गया है। क्लियर? तो कितना हो जाएगा? यहां से 500 ml का गैसेस एक्सचेंज हुआ है। तो बुक में इसका तुम्हारा एक और डेटा भी लिखा हुआ है। क्या आ जाएगा? ये 500 ml हम लोगों ने एक बार में, 500 ml पर ब्रीद, क्लियर? दैट इज, हम लोगों ने अभी अभी क्या देखा था? ब्रीदिंग रेट क्या देखा था? 12 से लेकर, सॉरी 12 से लेकर के 16। तो अगर 12 बार एक मिनट में अगर इनहेल एक्सेल करते हो तो पूरे मिनट में कितने मिनट हो जाएंगे? 60 मिनट। ये तो एक बार हुआ, एक बार में 500 ml हो गया। हम लोगों को पूरे एक मिनट में कितने बार ब्रीथ करते हैं? 12 बार। एक बार में अगर 500 ml है तो 12 बार में कितना होगा? 12 5 60, मतलब 6000 ml से लेकर के 16 5 कितना हो जाएगा? ये 8000 ml। तो 6000 से 8000 ml पर मिनट क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स के। क्लियर? तो 16 से लेकर के 18 इसको लिख लेना, दैट इज 16 ml से 18 ml पर मिनट। ऊपर में चिपका दिए हैं इसको, वेट। दैट इज 6000 ml से लेकर के 8000 ml पर ml। और ये एज ब्रीदिंग रेट यहां पे नीचे में लिख लेना, एज ब्रीदिंग रेट क्या होता है? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। तो ये आ जाएगा 6000 से लेकर के 8000 ml का वॉल्यूम। ये समझ में आ चुका रहेगा? ठीक है, नेक्स्ट।